नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। इन दिनों आप रबी की फसल की देखभाल में जुटे हुए होंगे, तो कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप तक कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ पहुँचाते रहें। तो आज खबरें खेती और मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही आपकी चिट्ठियों के जवाब दिए जाएंगे कृषि विशेषज्ञों द्वारा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। चीनी निर्यात बढ़ाने और आयात पर पाबंदियां लगाने पर सहमति। सरकारी गोदामों से 17.40 लाख टन गेहूं का निर्यात। आंध्र व केरल को खाद्यान्न का परिवहन समुद्री मार्ग से। मौजूदा सीजन में चीनी उत्पादन 21% घटा। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी मांडवाल। अब खबरें विस्तार से। चीनी उद्योग को राहत देते हुए सरकार ने चीनी निर्यात बढ़ाने और आयात पर पाबंदियां लगाने पर सहमति जाहिर की है। इससे उद्योग को तो लाभ होगा ही, साथ ही किसानों का भुगतान समय पर होने का रास्ता प्रशस्त होगा। आर्थिक घाटे से जूझ रही चीनी मिलों को केंद्र सरकार ने एक और तोहफा देते हुए 40 लाख टन रॉ शुगर के निर्यात पर इंसेंटिव देने को हरी झंडी दे दी है। कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक में चालू पेराई सीजन के लिए 20 लाख टन और आगामी पेराई सीजन में 20 लाख टन रॉ शुगर के निर्यात पर इंसेंटिव देने पर सहमति बन गई है। साथ ही चीनी आयात को भी हतोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। चीनी मिलों की वित्तीय दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने GOM का गठन किया था। चीनी के आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया जा सकता है, जिससे विदेशी चीनी के दामों में वृद्धि होगी और आयात में कमी आ सकेगी। सरकारी गोदामों में रखे गेहूं के निर्यात में काफी तेजी आ गई है और तय 20 लाख टन गेहूं में से 17.40 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे हो चुके हैं। सार्वजनिक कंपनियों PEC, STC और MMTC ने 20 लाख टन गेहूं में से 17.40 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदों की निविदा प्राप्त कर ली है। इसमें से 9.12 लाख टन गेहूं निर्यात के लिए मिली निविदा को केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है तथा 4.11 लाख टन गेहूं निर्यात की शिपमेंट भी हो चुकी है। सार्वजनिक कंपनियों को पिछले सप्ताह $279 प्रति टन की दर से निविदा थी, जबकि उससे पहले $280 प्रति टन से अधिक की बोली मिल रही थी। केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम निर्यात मूल्य में $40 प्रति टन की कमी करके $260 प्रति टन करने के बाद से निर्यात में तेजी आई है। देश में पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न को समुद्री मार्ग के जरिए भेजने की तैयारी की जा रही है। ऐसा आंध्र प्रदेश व केरल तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए किया जाएगा। रेलवे रैक की कमी होने की वजह से सरकार ने FCI यानी भारतीय खाद्य निगम को 20,000 टन खाद्यान्न समुद्री मार्ग से आंध्र प्रदेश और केरल भेजने की अनुमति दे दी है। FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उत्पादक राज्यों से उपभोक्ता वाले राज्यों को सड़क व रेल मार्ग से खाद्यान्न भेजता है। पर्वतीय राज्यों में परिवहन हेलीकॉप्टर से किया जा सकता है। केंद्र सरकार की इस मंजूरी के साथ नई शुरुआत हो रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री KV थॉमस ने 20,000 टन चावल हर माह समुद्री मार्ग से भेजने की अनुमति दी है। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा और केरल में कोच्चि बंदरगाह पर समुद्री जहाज के द्वारा चावल भेजा जाएगा। कुछ समय बाद समुद्री मार्ग से परिवहन रियायती और आसान होगा। देश में वर्तमान सीजन में अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन 21% घटा है। इसका प्रमुख कारण चीनी मिलों में पेराई देरी से होना तथा कम मिलों का चालू होना है। अक्टूबर से सितंबर तक चलने वाले चालू पेराई सीजन 2013-14 के दौरान 15 जनवरी तक चीनी के उत्पादन में 21% की गिरावट आकर कुल उत्पादन 85.5 लाख टन का हुआ है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 108 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ था। चीनी मिलों में पेराई देरी से होने के कारण चीनी उत्पादन घटा है। असल में गन्ना अगर देर तक खेतों में रहे तो उससे चीनी रिकवरी कम हो जाती है। देश में इस समय 484 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई चल रही है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 515 मिलें चालू थी। महाराष्ट्र में 31 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है।
जबकि बीते वर्ष समान अवधि में 37.7 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 22% घटकर 19.8 लाख टन ही हुआ है, जबकि कर्नाटक में 4 लाख टन की कमी आई है और चीनी उत्पादन 16 लाख टन हुआ है। इसके बावजूद घरेलू मांग से अधिक ही चीनी उत्पादन की उम्मीद है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दक्षिण तमिलनाडु, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में रात को कोहरा हो सकता है और हल्की बारिश की संभावना है। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि प्याज में पर्पल ब्लोस रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर डाई इथेन M45 3 ग्राम लीटर पानी में घोलकर किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपोल आदि में 1 ग्राम प्रति 1 लीटर घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल दीवी आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम 2,400 रुपए और अधिकतम 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। अलेपे केरल की मंडी में चावल के भाव 9,600 रुपए से लेकर 9,700 रुपए। लामलोंग बाजार मणिपुर में चावल कुल मिलाकर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। बाजरा पोडली आंध्र प्रदेश की मंडी में 1,300 रुपए से लेकर 1,350 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट गुजरात में 1,110 रुपए से लेकर 1,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बाजरा रहा। मक्का सूरत गुजरात की मंडी में 1,300 रुपए से लेकर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं कोल्हापुर आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर मक्के के भाव 1,310 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। अब एक नजर डालते हैं फल और सब्जियों के भाव पर। अमरूद अंकलेश्वर गुजरात की मंडी में न्यूनतम 805 रुपए और अधिकतम 1,075 रुपए प्रति क्विंटल अमरूद रहा। झज्जर हरियाणा में अमरूद के भाव कुल मिलाकर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं चंबा हिमाचल प्रदेश में अमरूद 4,000 रुपए से लेकर 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। अरूर केरल की मंडी में अमरूद 2,800 रुपए से लेकर 2,900 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। प्याज लामलोंग बाजार मणिपुर की मंडी में 2,600 रुपए कुल मिलाकर रहा। वहीं कोट्टम केरल की मंडी में प्याज के भाव 1,500 रुपए से लेकर 1,900 रुपए प्रति क्विंटल के रहे। नाहन हिमाचल प्रदेश में प्याज 1,200 रुपए से लेकर 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। टमाटर जालेश्वर ओडिशा की मंडी में 2,200 रुपए से लेकर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं दीमापुर नागालैंड में टमाटर के भाव 2,000 रुपए से लेकर 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। और अब एक नजर डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। लहसुन उकलारा हरियाणा की मंडी में कुल मिलाकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं अरूर केरल की मंडी में लहसुन 5,500 रुपए से लेकर 5,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अदरक
चंबा हिमाचल प्रदेश की मंडी में 9,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सरहिंद पंजाब की मंडी में अदरक 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, यकीन मानिए, जब आपके पत्र हमारे पास सुदूर देश गांव कस्बों से आते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है और साथ ही ये एहसास होता है कि आप हमारे कार्यक्रम में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आज आपके पत्रों के जवाब दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ आपकी चिट्ठी में। तो आइए देखते हैं आपकी चिट्ठी। सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपकी चिट्ठी में। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शुक्रवार का दिन निर्धारित रहता है आपकी चिट्ठियों के लिए, और इस दिन आपकी चिट्ठियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राम आसरे जी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो अब करते हैं पत्रों का सिलसिला शुरू। ये पहला पत्र आया है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं रविंद्र तुगड़िया। इन्होंने पूछा है कि गेहूं की देर से बुआई के लिए कौन कौन सी किस्में हैं और अधिक पैदावार कौन सी किस्म से होती है। तो डॉक्टर साहब से पूछा है इन्होंने कि इसके बारे में जानकारी दें। आपने जानना चाहा कि गेहूं की देर से बुवाई करने पे कौन सी कुछ सी प्रजातियां हैं जिनको अगर हम बोएं और उनसे हमें भरपूर पैदावार मिले। प्रवीण जी, इस समय गेहूं की बुवाई का समय तो निकल चुका है और कहीं कहीं फूल आ रहे हैं हमारी गेहूं की फसल में, या कुछ दिनों में उसमें बालियां निकलने वाली हैं। लेकिन फिर भी अगली फसल में आने वाले समय में किसान भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सीख की आवश्यकता है। कभी कभी ये होता है कि बुवाई में देरी हो जाती है, उसकी कई वजह हो सकती हैं। तो इसमें नाम आता है HD 3059 और HW 5216। इसके अलावा SD 2967 नाम की भी प्रजाति है। इन तीनों प्रजातियों में से कोई भी एक प्रजाति का आप चयन कर लें और उनको जहाँ पे जिन किसान भाइयों को देरी हो जाती बुवाई में, उनका ये बुवाई करें इन प्रजातियों को, जिससे उनको भरपूर पैदावार मिलेगी और उनको जो देरी की वजह से होने वाला नुकसान होता है गेहूं की पैदावार, उससे वो बच पाएंगे। और ये अगली चिट्ठी है जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं प्रेम शंकर चौबे। इन्होंने पूछा है फसल बीमा के बारे में। ये फसल बीमा के बारे में जानकारी चाहते हैं। ये कहते हैं कि 19 अगस्त को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो किस तरह से फसल बीमा से प्राकृतिक आपदा से अपनी फसलों का ये जो नुकसान है उससे बचाया जा सकता है जी। तो इसके बारे में ये जानकारी विस्तृत रूप से चाहते हैं। निश्चित तौर पर फसल बीमा शुरू की गई है और हमारी राज्य और केंद्र सरकारें इससे बखूबी परिचित हैं और इनको ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नाम की एक संस्था बनाई गई है, जिसके पूरे देश भर में कार्यालय हैं। और जैसा कि आप मध्य प्रदेश के आसपास से या छत्तीसगढ़ से आसपास से ताल्लुकात रखते हैं, तो आपके नज़दीक में इसमें रायपुर में एक आपका बीमा का क्षेत्रीय कार्यालय है। मैं उसका आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूं, उनसे आप निश्चित तौर पे संपर्क करें सीधे। और क्या कुछ योजनाएं हैं आपको फसल को बीमित करने की, जिनका कि नारा है बीमित फसल खुशहाल किसान, तो आप इनका पता नोट करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर। आपका इनका फ़ोन नंबर है 0771 और जो फ़ोन है 2583 मैं इसको पुनः दोहराता हूँ। यहाँ पर इनका दूरभाष का कोड नंबर है 0771 और फ़ोन नंबर है 2583 तो निश्चित तौर पे यह क्या कुछ बीमा के क्षेत्र में सुविधाएं फराहम की जा रही हैं किसानों के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, इनको आप सीधे संपर्क करें फ़ोन से और निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएं। प्रेम शंकर चौबे जी, हमें उम्मीद है कि आपने ये नंबर नोट कर लिया होगा और आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और ये डॉक्टर साहब अब अगला खत लेते हैं। जी ये भेजा है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं कमलेश कुमार पटेल। इन्होंने सेब के
बारे में पूछा है कि सेब के पौधे लगाना चाहते हैं जी। तो ये पौधे कहाँ से मिलेंगे, कैसे लगाए जाएं और इसकी देखभाल कैसे की जाए, इसकी जानकारी चाहते हैं ये। कमलेश कुमार जी, आप बहुत ही जागरूक और प्रगतिशील किसान हैं। समय समय पर आप उन्नतशील विचार रखते रहते हैं हमारे किसान भाइयों के सामने इस चिट्ठी के कार्यक्रम के माध्यम से। निश्चित तौर पर मैं आपको हतोत्साहित नहीं यहाँ पे करना चाहूँगा, लेकिन हर फल वृक्ष को उगाने के लिए एक निश्चित आबो हवा की ज़रूरत होती है। जहाँ तक आपके सेब का सवाल है, सेब के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की ज़रूरत होती है। इसका मतलब होता है जो टेम्परेट रीजन, तकरीबन इसको साल में 800 से लेके 900 घंटे तक का तापक्रम, जो कि शून्य से लेके माइनस में भी कहेंगे या तो तकरीबन शून्य के आसपास के तापक्रम 800 से 900 घंटे की ज़रूरत होती है, जिसको कहते हैं इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट। इसको जो प्रशीतन की आवश्यकता होती है फलों आपके सेब के वृक्षों में फलों के आने के लिए, उसकी बहुत आवश्यक ज़रूरत होती, तभी आपके सेब के जो फलों में फूल आते हैं और उनसे फल बनते हैं। तो आपका जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, ये आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहाँ पे इतना आपकी शीत नहीं पड़ती है, आपकी यहाँ पे इतना तापक्रम जिसको चाहिए, इसका जो चिलिंग रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती। तो निश्चित तौर पे आपकी जो योजना है अपने क्षेत्र में आप जो सेब के पेड़ की लगाने की, इसको आप विराम दें। निश्चित तौर पर आप कुछ न कुछ उद्यमी कार्य करते रहें, लेकिन आपकी जो आबो हवा है इसमें सेब को नहीं उगाया जा सकता है। जी, तो ये अगला खत अब हम लेते हैं डॉक्टर साहब। ये भेजा है गुजरात से पटेल नीरज भाई ने। ये सरसों और जीरा फसल की देखभाल के बारे में पूछ रहे हैं। जी, सरसों और जीरा दो फसलें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। सरसों की फसल को हम तेल के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं और इसको मसाले के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। लेकिन आपकी जो जीरा फसल है, इसको मुख्यतः हम मसाले के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और ये दोनों फसलों की अपनी एक प्रवृत्ति होती है कि कठिन परिस्थितियों में भी ये उग जाती हैं। कहने का मतलब, अगर आपके पास ज़मीन अच्छी नहीं है, ज़मीन का पीएच मान 7 से कम है या ज़्यादा है, उन दोनों परिस्थितियों में इन दोनों फसलों का नाम जिसका आपने लिया है सरसों और जीरा को उगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने जो बात मुख्य कही है या प्रश्न किया है कि इसमें सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें, अगर आपके पास सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर इन फसलों में 2 सिंचाइयाँ तो निश्चित तौर पर दें। और मैं यहाँ पे आपको आगाह करना चाहता हूँ कि पहली फसल बुवाई के तकरीबन 30 दिन बाद, बुवाई के करीब 15 या 10 दिन बाद इसमें अंकुरण हो जाता है और 17वें या 20वें दिन तक इसमें आपकी निराई गुड़ाई हो जानी चाहिए। और इस निराई गुड़ाई के तुरंत बाद इसमें एक आप पहली सिंचाई दे दें। इससे जो इनकी जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बैठ जाती हैं और पौधों में एक एकाग्र तौर पे वृद्धि शुरू हो जाती है और एक उनमें जो है शुरुआती तौर पर से एक अच्छा बुनियादी ढांचा बन के तैयार हो जाता है। तो ये तो अगर रही है आपकी पहली सिंचाई की बात। दूसरी सिंचाई आप उस वक्त करें जिस समय की इसमें फूल की कलिकाएं बनने की अवस्था में हो। उस समय इसमें आप दोनों फसलों में जीरा और आपकी सरसों ये अवस्था तकरीबन बुआई के 60 या 55 दिन के आसपास में आ जाती है। तो पहली सिंचाई आप 20 से 25 दिन के बाद और दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिन के आसपास में करें। ये 2 अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है। अगर आपके पास 2 से अधिक सिंचाई की अवस्था है तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद और दूसरी सिंचाई आप 45 से 50 दिन बाद और तीसरी सिंचाई जब फलियों में दाने बन जाएं और उस समय आप इनको सिंचाई दें। तो इस तरीके से आप इसमें सिंचाई का व्यवस्था का नियंत्रण कर सकते हैं इन दोनों फसलों। अगला पत्र है डॉक्टर साहब, इसे भेजा है सुधीश कुमार धनवाल ने, गांव जैनाबाद, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से। जी। इन्होंने पूछा है कि सोयाबीन से दूध बनाने की मशीन के बारे में इसकी जानकारी बताएं, जानकारी दें कि कहाँ मिलती है और उसकी ट्रेनिंग के बारे में भी विस्तृत जानकारी दें। सोयाबीन एक बहु उपयोगी फसल है जिसको दलहनी और तिलहनी दोनों रूपों में हम लोग प्रयोग में लाते हैं और प्रोटीन से भरपूर ये
फसल होती है और इसके दानों से दूध भी बनाया जाता है और पनीर भी बनाया जाता है और ये धंधा काफ़ी समय प्रगतिशील तौर पे आगे बढ़ रहा है और काफ़ी कुछ नौजवान इस सोयाबीन से दूध बनाने के जो कार्यक्रम को ज़ोर शोर से अपना रहे हैं। तो हमारे भाई ने जो सवाल यहाँ किया, क्या कुछ मशीन ऐसी है जिससे कि सोयाबीन से वो दूध बना सके? निश्चित तौर पर मशीनें उपलब्ध हैं और इसके लिए आप संपर्क साध सकते हैं अपने निकटतम केंद्र। आपका जो पंजाब के राज्य के लुधियाना में एक केंद्रीय अभियांत्रिकी संस्थान सिफिट के नाम से जिसको जानते हैं, वहाँ के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने भी इस दिशा में काफ़ी कुछ काम किया है। हाँ, अगर आप सीधे मशीन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए एक दूसरा संस्थान भी है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, नबी विभाग, बिरासिया रोड, भोपाल। यहाँ से आप सीधे संपर्क साध सकते हैं यहाँ के निदेशक महोदय से। वहाँ पर आपको मशीनें भी उपलब्ध हैं और साथ साथ वहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है और ये प्रशिक्षण 7 से लेके 21 दिन तक का होता है, जहाँ की विभिन्न भाई और बहनों को सोयाबीन के उत्पाद बनाने के लिए, खासकर उनसे पनीर है, दूध है, उनके बारे में मुकम्मल प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और मेरी तो गुजारिश आपसे ही होगी कि आप जो भोपाल का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबी बाग, बिरासिया रोड, भोपाल में है, वहाँ के निदेशक महोदय से संपर्क साध करके वहाँ से ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग करने के साथ साथ अपने मजबूत हाथों के साथ मशीन लेके आएँ और ये अपना कार्यक्रम या जो आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, सुधीश कुमार जी ने एक और प्रश्न पूछा है। ये कह रहे हैं कि बछड़ी के सीमन कहाँ पर मिलते हैं, कृपया इसकी भी जानकारी दें। आपके ही राज्य में 2 अग्रणी संस्थान हैं जहाँ से कि आप गाय या भैंस के सीमन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो आपके ग्राम प्रधान हैं उनसे संपर्क साधना होगा और उनको एक खत लिखना होगा कि जो NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है, इसके अलावा आपके सिरसा में भी इसका जो है संस्थान है। तो इनको आप अपने प्रधान, ग्राम प्रधान हैं, उनके माध्यम से एक खत लिखवाएं कि इतने एक अमुक किसान हैं जो कि उन्नतशील गाय या भैंस के सीमन की उपलब्धि चाहते हैं अपने क्षेत्र में और इसको इन ग्राम प्रधान के माध्यम के से यहाँ के निदेशक महोदय से संपर्क करें। निश्चित तौर पे ये आपको जो फ्रोजन सीमेन, जो कि आपकी हिमीकृत जो आपका सीमेन होता है, वो उपलब्ध कराते हैं और इसको वो आपके जो निकटतम केंद्र होगा आपका पशु चिकित्सालय का, वहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी को ये सेमन उपलब्ध करा के और जिन जिन किसान भाई बहनों को अपने गाय या भैंसों के लिए इसकी ज़रूरत होती उसको मुहैया कराते हैं और इससे इस तरीके से आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, तो अब आप सभी के चिट्ठी पत्री का सिलसिला यहीं पर थमता है। अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे कुछ और नए नए खतों के साथ और कुछ और नई नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान भाई बहनों को बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। कृषि वसंत हिंदुस्तान के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और खेती से जुड़े सभी लोगों का विशाल जमावड़ा। खेती से संबंधित सारी जानकारियां महाराष्ट्र के शहर नागपुर में कपास शोध संस्थान के प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि मेला 9 फरवरी से 13 फरवरी तक। खेती से जुड़े सभी लोगों, विशेषकर किसानों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर।
तो किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है आज की दी गई जानकारियों से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। तो हमें प्रसन्नता होगी जब आप अपने पत्रों का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई कृषि जगत से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।